Hello students, welcome back to my channel. So today we will discuss about colonization and decolonization. लेकिन उससे पहले मैं आपको दो चीजें डिस्कस करना चाहूंगी। एक तो ये कि हमने अब तक क्या-क्या कवर कर लिया है, और दूसरा कोलोनाइजेशन और डीकोलोनाइजेशन को हम कितने टाइम में कवर करेंगे और इसकी इंपॉर्टेंस एग्जाम पर्सपेक्टिव से क्या है। तो अगर हम अब तक बात करें तो हमने सबसे पहले कंप्लीट किया है रेनेसां पीरियड। ठीक है। और रेनेसां को समझने से पहले हमने थोड़ा बहुत बैकग्राउंड देखा था, एंशियंट यूरोप, मिडिवल यूरोप। देन हमने डिस्कवरी ऑफ साइंटिफिक डिस्कवरी के बारे में देखा था। देन वी हैव टॉक अबाउट रिफॉर्मेशन। ठीक है, उसके बाद हमने तो रेनेसां से इसको लिंक किया। देन आफ्टरवर्ड्स वी मूव टू एनलाइटनमेंट। एनलाइटनमेंट के अंदर हमने बहुत सारे थिंकर्स के बारे में बात की थी। देन हमने अमेरिकन रिवोल्यूशन के बारे में बात किया। देन वी हैव स्पोक अबाउट द फ्रेंच रिवोल्यूशन, देन अमेरिकन सिविल वॉर। देन हमने बात की थी कि लाइफ आफ्टर और यूरोप आफ्टर फ्रेंच रिवॉल्यूशन और नेपोलियन। उसके बाद हमने वियना कांग्रेस के बारे में डिस्कशन किया था। एंड आफ्टर वियना कांग्रेस वी सॉ टू हिस्टोरिक यूनिफिकेशन, दैट इज इटली यूनिफिकेशन एंड जर्मन यूनिफिकेशन अलोंग विद 1830 एंड 1848 रिवॉल्यूशन। ठीक है। अभी भी हम देखते हैं तो पांच छह टॉपिक्स कुछ बाकी हैं और उनके पांच छह लेक्चर्स अभी चलेंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट की कोलोनाइजेशन डीकोलोनाइजेशन को मैं दो सेशंस के अंदर कंप्लीट करूंगी। आज मैं कोलोनाइजेशन के बारे में डिस्कस करूंगी एंड नेक्स्ट क्लास में आई विल डिस्कस अबाउट डीकोलोनाइजेशन। ठीक है। उसके बाद आई विल बी टॉकिंग अबाउट सम आइडियोलॉजीज, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, ये थ्योरीज के बारे में डिस्कस करूंगी, कैपिटलिज्म। देन उसके बाद इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन एंड देन वर्ल्ड वॉर 1, इंटर वॉर पीरियड एंड वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 1 के साथ ही मैं आपके साथ रशियन रिवोल्यूशन भी डिस्कस करूंगी। ठीक है। तो ये इस तरीके का फ्लो रहेगा। नाउ कोलोनाइजेशन और डीकोलोनाइजेशन अगर आप यहाँ पे समझेंगे तो आपको मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर भी काफी हेल्प मिलेगी। क्योंकि अगर हम जो हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री का फेज में जहाँ पे यूरोपियन एंट्री स्टार्ट होती है और ब्रिटिश एडवेंट शुरू होता है, उसके लिए हमें कोलोनाइजेशन को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है। ये समझेंगे और तब वो वहां पे जो भी इवेंट्स हुए हैं वो काफी अच्छे से एक्सप्लेन हो पाएंगे और समझ पाओगे। सेकेंडली डीकोलोनाइजेशन क्यों हुआ इंडिया में, किस तरीके से हुआ था वो जानना भी बहुत जरूरी है। दैट्स व्हाई दिस टॉपिक बिकम्स ऑटोमेटिकली इंपॉर्टेंट फॉर मॉडर्न इंडिया एज वेल। ठीक है। नाउ इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। ठीक है। हमारे सिलेबस में दे रखा है कोलोनाइजेशन। ठीक है। लेकिन हम इसको कोलोनियलिज्म भी बोलते हैं। इज्म जहां पे भी आता है दैट इज अ मीन्स आइडियोलॉजीज, कोई आइडियोलॉजीज है जो प्रोपोगेट कर रही है। और कोलोनाइजेशन जो होता है दैट रिफ्लेक्ट द प्रोसेस, कि कोई भी प्रोसेस जो हो रहा है, कॉलोनीज बनने का जो प्रोसेस हो रहा है वो कैसा हो रहा है, क्या फैक्टर्स है, किस तरीके से हो रहा है। ठीक है। सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि एग्जैक्टली कॉलोनी होती क्या है। तो कॉलोनी का मतलब है कि कोई भी सब ऑर्डिनेटेड रीजन, नॉट ओनली इन यूरोप, एशिया के अंदर भी हमने बहुत सारी कॉलोनीज बनते हुए देखा है, जैसे कि जापान ने बनाई, चाइना चाइना ने बनाई। ठीक है। रशिया ने भी एशिया में आके काफी कॉलोनीज बनाई। ठीक है। आज भी अगर हम देखते हैं तो यूएसए ने काफी कॉलोनीज नियर बाय रीजन में बना रखे हैं, जैसे कि साउथ कोरिया के पास में, फिलीपींस को तो बहुत लेटर बाद में आजादी डीकोलोनाइज किया था। ठीक है। तो कॉलोनी जो होता है उसका मतलब ये होता है इट इज अ सबऑर्डिनेटेड रीजन, जो कि मोस्टली डिपेंड करता है दूसरे रीजन पे। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हमारे रीजन को ऑक्यूपाई कर लिया था, इंडिया को ऑक्यूपाई कर लिया था ब्रिटिशर्स ने, और हम मोस्टली डायरेक्टली और इनडायरेक्टली उन पे डिपेंडेंट है इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक पावर, इन टर्म्स ऑफ लाइक किस तरीके से वो रूल कर रहे हैं, उनकी पॉलिसी हमारे रीजन को किस तरीके से इम्पैक्ट कर रही है, लाइक दिस। कोलोनियलिज्म की अगर हम बात करें तो व्हाट इज अ कोलोनियलिज्म? कोलोनियलिज्म इज इट इज एन आइडियोलॉजी विद एडवोकेट्स। अब ये चार कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक पांच कीवर्ड्स। एक्विजिशन, एक्विजिशन मीन्स लाइक हड़प लेना किसी भी तरीके से, उस टेरिटरी को हड़प लेना बाय डायरेक्ट मीन्स और इनडायरेक्ट मीन्स। एस्टैब्लिशमेंट, वहां पे आके अपना रूल बनाना। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर हम ब्रिटिशर्स की बात करें तो ब्रिटिशर्स जब इंडिया में आए थे, मैं मोस्ट ऑफ द टाइम ब्रिटिशर्स इंडिया के एग्जाम्पल इसलिए दूंगी क्योंकि वो सबसे ज्यादा रिलेटेबल है और अपने हमने सबसे ज्यादा वही पढ़े हैं। तो हम उसी के एग्जाम्पल अगर रिलेट करके देखेंगे तो आई थिंक वो ज्यादा अच्छे से समझ आएगा।
वो ब्रिटिशर्स यहाँ पे आए एंड अपनी बहुत सारी पॉलिसीज के थ्रू, लाइक सब्सिडरी अलायंसेस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स, इन सब की पॉलिसीज के थ्रू यहाँ पे पॉलिटिकल डोमिनेशन जमाने की कोशिश की। एक्सप्लॉयटेशन डेफिनेटली किया, ठीक है। ड्रेन ऑफ वेल्थ, जिसको दादा भाई नारोजी ने बोला, कंप्लीट एक्सप्लॉयटेशन, ruined ऑफ आर ट्रेडिशनल हेरिटेज, ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज, हैंडलूम इंडस्ट्रीज। एक्सपेंशन, एक्सपेंशन किया, किस तरीके से अफगानिस्तान तक इन्वॉल्व हुए, किस तरीके से म्यांमार में इन्वॉल्व हुए, किस तरीके से आपको अगर देखें नेपाल के अंदर इन्होंने अपनी फॉरेन पॉलिसी अडॉप्ट की, तो एक्सपेंशन भी किया। एंड मेंटेनेंस, मेंटेनेंस मीन्स कि एंड तक रहना, उसको कंट्रोल करना, कॉलोनी को, उसके अंदर क्या चीजें हो रही है वो देखना, डेवलपमेंट भी करना, बट फॉर ओन गुड्स, ठीक है। तो दैट इज इन द इंटरेस्ट ऑफ होम कंट्री। होम कंट्री यहाँ पे क्या होगी, विजावी ब्रिटेन एंड इंडियन के कॉन्टेक्स्ट में ब्रिटेन। So it actually maintained it established the unequal relationship between home country and colonized country, ठीक है। और यहाँ पे होम कंट्री जो डोमिनेशन करता है उसको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलता है, ठीक है। सो दिस इज अ कोलोनाइजेशन। नाउ कोलोनाइजेशन, दिस इज अ कोलोनियलिज्म। नाउ कोलोनाइजेशन मीन्स ये जो प्रोसेस चल रहा होता है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉलोनीज, दैट इज कॉल्ड कोलोनाइजेशन, ठीक है। कई हिस्टोरियंस ये मानते हैं कि इसको हम दो फेज में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट फेज जो होता है वो बोला जाता है 1500 टू 1763। वाई 1763? बिकॉज 1763 के में ही 7 ईयर वॉर जो था वो एंड हुआ था। एंड मैंने आपको 7 ईयर वॉर जो है, जब मैंने आपको कैथोलिक मूवमेंट, प्रोटेस्टेंट मूवमेंट, मिडिवल हिस्ट्री के बारे में, मिडिवल यूरोप के बारे में जब आपको बताया था, तब आप मैंने इसके बारे में एक्सप्लेन भी किया था कि 7 ईयर वॉर के बाद क्या हुआ और 7 ईयर वॉर एग्जैक्टली हुआ क्यों था, ठीक है। तो आप मेरे पुराने वीडियोस को आप देख सकते हो यहाँ पे। देन फेज टू बोला जाता है 1850 टू 1960। बेसिकली 1850 इसलिए बोला जाता है कि शायद मे बी उस टाइम पे यूरोप के अंदर मूवमेंट्स चल रहे थे, रिवोल्यूशन, ठीक है। और ऐसा भी बोला जाता है कि यही एक टाइम था जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो था वो अपने पीक पे था। तो जब इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, कैपिटलिज्म थ्योरी जो अपने पीक पे होती है, तो वहां पे वो आपको डेफिनेटली इंस्पायर करती है, प्रोवोक करती है टू मेक मोर प्रॉफिट। एंड प्रॉफिट अब कहाँ से लोगे? ऑफ कोर्स कहीं कॉलोनीज बना के लोगे, जहाँ पे बहुत सारा लैंड होगा, जहाँ पे बहुत सारा मैन रिसोर्सेस होगा, और जहाँ पे आपका मार्केट होगा, जहाँ पे आप जाके अपना प्रोडक्ट्स बेचोगे, यूरोप में बनाओगे, एशिया में जाके बेचोगे, लाइक दिस। और 1960 के बाद से धीरे धीरे डीकोलोनाइजेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होने लग गया था, ठीक है ना। अगर हम बैकग्राउंड की बात करें, तो एंशियंट ग्रीस, एंशियंट टाइम के टाइम, एंशियंट यूरोप के टाइम पे या एंशियंट पीरियड के टाइम पे, ग्रीस एंड फिनिशिया, जिसको आज लेबनान बोलते हैं, दे मेंटेन कॉलोनीज इन एंशियंट यूरोप, ठीक है। लेकिन 9 to 10 सेंचुरी में वाइकिंग्स, नाउ वाइकिंग्स अगर आपको देखना हो तो आप एक सीरीज है नेटफ्लिक्स पे, वो आप देख सकते हो। इट्स अ वेरी गुड सीरीज, ठीक है, एंड इट्स क्वाइट अडिक्टिव सीरीज। यहाँ पे आप देखोगे कि वहां पे वाइकिंग्स जो होते हैं वो उनको बोलते हैं, जो कि नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड वाली कंट्रीज के अंदर रहते हैं, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज के अंदर जो रहते हैं, इनको हम नॉर्स पीपल भी बोलते हैं। तो ये लोग जहाजों के थ्रू जाते थे, दूसरे कॉलोनीज पे एरिया पे जाते थे, लैंड की तरफ, वहां पे कब्जा करते थे, एक्सप्लॉइट करते थे और वहीं पे रहने लग जाते थे। पीढ़ी दर पीढ़ी ये सब काम चलता रहा। अगर हम बात करें, कोलंबस तो बहुत बाद में आए थे। अमेरिका में सबसे पहले जो पहुंचे थे यूरोपियन, वो वाइकिंग्स ही थे। बट ये हिस्ट्री में कहीं लिखा नहीं गया है, क्योंकि इन्होंने वहां पे जाके कोई डेवलपमेंट नहीं किए। इनके जाने से उन कंट्री के अंदर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा। जैसे जब ब्रिटिशर्स अमेरिका में गए थे, तो उनका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ा था वहां पे, सबसे ज्यादा इम्पैक्ट अमेरिका की इकोनॉमी पे पड़ा था। पर वाइकिंग के जाने के से पहले उस टाइम पे कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ा था। ये लोग क्या करते थे, वहां लूटपाट करके वापस अपने होम कंट्री आ जाते थे, तो कुछ इम्पैक्ट नहीं छूट के जाते थे। तो ये इस सीरीज के अंदर काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। आई थिंक 6 या 7 सीजन आ चुके हैं इसके अब तक, एंड इट्स क्वाइट अमेजिंग। तो अगर आप लोग कुछ समझना हो थोड़ा बहुत कि यूरोप में एंशियंट टाइम पे वो किस तरीके से अटैक करते थे, किस तरीके से जीते थे, क्योंकि स्कैंडिनेवियन कंट्री के अंदर कुछ उगाया तो जा सकता नहीं है, ना ही वहां पे कोई मार्केट है, ना ही वहां पे कोई प्रोडक्ट्स बनते हैं, तो ये लोग दूसरी कंट्री में जाके लूटपाट करके वहीं से इनके पैसे कमाते थे। पैसे इन द सेंस, वहीं से इनके रिसोर्सेस
जो नीड है वो वहीं से फुलफिल होती थी। ठीक है। सो दे मेड कॉलोनीज इन लाइक नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क। उन एरियाज में इन्होंने अपनी कॉलोनीज बनानी धीरे धीरे शुरू की और धीरे धीरे नियर बाय रीजन के अंदर भी बनानी शुरू की। रोम की अगर बात करें तो उस टाइम के अंदर हमें पता ही था कैथलिक कितना ज्यादा अपने पीक पे था। ठीक है। चर्च की कितनी ज्यादा डोमिनेंसी थी, तो चर्च कोई भी एरिया अक्वायर कर लेता था। तो रोमन ने बहुत सारी कॉलोनीज बनाई थी, इनफैक्ट इन यूरोप, एशिया में बनाई और अफ्रीका में तो बनाई। ऑटोमन्स ने भी सेम किया। ऑटोमन्स जो थे वो टर्की पे रूल करते थे। ठीक है। तो टर्की जो है आपको पता ही है, तो वहां पे इन्होंने रूल करते थे और उन्होंने भी काफी सारी कॉलोनीज डेवलप की थी ना। अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले टाइप्स जानना बहुत जरूरी होता है। कोलोनाइजेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, सभी कॉलोनी सब कंट्री के लिए सेम नहीं होती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल डायरेक्ट कंट्रोल की बात करें, डायरेक्ट कंट्रोल का मतलब होता है कि डायरेक्टली विद द हेल्प ऑफ पॉलिसी ऑफ पटर्नलिज्म। पटर्नलिज्म यहाँ पे रेफर करते हैं फादर्स बिहेवियर। फादर्स बिहेवियर मीन्स कि कोई भी कंट्री पे जाके कब्जा कर लेना कि नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हम इस कंट्री के अंदर इसको इकोनॉमिकली पॉलिटिकली कैसे डेवलप कर रहे हैं, ये हमारी इकोनॉमी है। ठीक है। तो दैट इज कॉल्ड पटर्नलिज्म। देन नेक्स्ट इज व्हाइट्समैन बर्डन। वाई व्हाइट्समैन बर्डन? ये व्हाइट्समैन बर्डन एक पोयम है, जो कि ये पोयम दी गई थी, रुडयार्ड क्लिपिंग ने दी थी। आई थिंक मैंने यहाँ पे मेंशन अटैच भी किए फोटो। रुडयार्ड क्लिपिंग ने ये बोला था, टेक अप द व्हाइट्समैन बर्डन, सेंड फोर्थ द बेस्ट ये ब्रीड। अपनी बेस्ट ब्रीड जो है, यूरोपियंस को या व्हाइट मैंस को बेस्ट ब्रीड माना जाता था, कि सेंड, उनको भेजो, गो बाइंड योर सन्स टू एग्जाइल, अपने सन्स को एग्जाइल में भेजो। मीन्स कि उनको ट्रेड करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर उनको भेजो। टू सर्व योर कैप्टिव नीड्स, जो भी आपकी कैप्टिव नीड्स है उनको पूरा करने के लिए अपने बच्चों को भेजो, कि वो जाएं, कॉलोनीज लूटे, वहां पे रूल करें और एक्सप्लॉइट करें और रिसोर्सेज वहां से लेके आए। ठीक है। टू वेट इन हैवी हार्नेस ऑन फ्लटर फॉक एंड वाइल्ड, योर न्यू पॉट सलन पीपल, हाफ डेविल एंड हाफ चाइल्ड। ठीक है। सो ये काफी अच्छी इन्होंने पोएम्स लिखी थी। ये उन्हीं टाइम की बात है जब इन्होंने रुडयार्ड किपलिंग ने पोएम्स लिखी थी। इनफैक्ट वर्ल्ड वॉर वन के टाइम पे और टू के टाइम पे तो इनकी पोएम्स काफी ज्यादा, हम देखेंगे जब पढ़ेंगे तो, कि पोएम्स ने काफी ज्यादा रोल प्ले किया था एक कंट्री को क्रिटिसाइज करने के लिए, या अपने ही लोगों को क्रिटिसाइज करने के लिए, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने के लिए। तो सिमिलरली कोलोनाइजेशन को भी कहीं कहीं जगह ग्लोरिफिकेशन किया गया है और कहीं कहीं बोला गया है कि इट्स नॉट गुड। नाउ इनडायरेक्ट कंट्रोल। इनडायरेक्ट कंट्रोल का मतलब होता है कि किसी भी टेरिटरी को एनेक्स कर लेना, या वहां के रूलर को या किंग को फोर्स करना कि वो उस रूलर की सोवरेनिटी को एक्सेप्ट करे। जैसे कि इंडिया की अगर हम बात करें, तो हमारे यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने फॉलो की थी सब्सिडरी अलायंसेस। ठीक है। तो ये एक पॉलिसी जो है दैट इज इनडायरेक्ट कंट्रोल, ये इनडायरेक्ट कंट्रोल का एक एग्जाम्पल है। नेक्स्ट इज प्रोटेक्टरेट। प्रोटेक्टरेट का मतलब होता है कि नेटिव स्टेट का खुद का कोई अरेंजमेंट होगा, आउटर पावर सिर्फ उनको अश्योरेंस देगी कि आप पे कोई और पावर अटैक नहीं कर सकती है। ब्रिटेन ने इंडिया में भी ये चीज फॉलो की थी, कुछ कुछ रीजन इसको फॉलो करते थे लाइक सतारा। ठीक है। ब्रिटिशर्स प्रोटेक्टरेट स्टेट थे, सिक्किम के अंदर थे। ठीक है। नाइजर रिवर डेल्टा जो था वहां पे भी यही बना रखा था कि आपके खुद के अरेंजमेंट्स होंगे, हम सिर्फ आपको सोशल सिक्योरिटी या फिर आपको मिलिट्री सिक्योरिटी प्रोवाइड कराएंगे। स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये तो आज भी अगर हम देखते हैं स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, ये प्रेजेंट कंटेम्प्रेरी पॉलिटिक्स के अंदर भी बहुत जरूरी है। हम आईआर में बहुत ज्यादा पढ़ते हैं कि स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस हमारा कितना है इंडियन ओशियन के बारे में। जब भी हम पढ़ते हैं तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस की डेफिनेटली बारी आती है, क्योंकि वो इकोनॉमिक और पॉलिटिकली कंट्रोल करना चाहता है। तो अगर चाइना की बात करते हैं एट प्रेजेंट, तो ऑफ कोर्स चाइना ने इनडायरेक्टली बहुत सारी कॉलोनीज बना रखी है बाय द मीडियम ऑफ स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस, वाया SOI। ठीक है। उनको इकोनॉमिक ट्रेड करके, लाइक फॉर एग्जांपल श्रीलंका को किस तरीके से वो फंड कर रहे हैं, ईरान को किस तरीके से फंड कर रहे हैं, सो लाइक दिस। एक होता है इकोनॉमिक इंपीरियलिज्म, मीन्स इकोनॉमिक पॉलिसी अंडर आउटसाइड कंट्रोल। जो भी हमारी इकोनॉमिक पॉलिसी वो आउटसाइड कंट्रोल के अंदर है, तो इंडिया में भी काफी रीजन्स में ये था ना। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स थे दैट एक्चुअली लेड टू द कोलोनाइजेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ऑफ कोर्स कोलोनाइज करने के लिए आपके पास होना चाहिए, इतने रूट्स होने चाहिए आपके पास। ट्रेड रूट्स होंगे तभी तो आप दूसरी कॉलोनी के अंदर, दूसरे रीजन के अंदर आप जा पाओगे, राइट। एशिया और अफ्रीका में अगर ट्रेड रूट डेवलप ही नहीं हो पाते तो वो लोग आते ही क्यों, राइट।
वो लोग कभी भी नहीं आते, उन लोग को समझ ही नहीं आता कि मेडिटेरियन सी के बाहर भी, आउटसाइड भी कोई दुनिया है। दे वांटेड टू सी। ये मैंने आपको, जब मैंने मिडिवल यूरोप कराया था, एज ऑफ डिस्कवरी कराया था, तब मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि साइंटिफिक डिस्कवरीज एंड ट्रेड रूट्स एक्चुअली प्लेड अ प्रोमिनेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एनलाइटनमेंट। सिमिलरली एनलाइटन होगा तभी तो उसको इकोनॉमिक ग्रीड रहेगी, इकोनॉमिक ग्रीड रहेगी, देन दे विल लुक फॉर द मार्केट, लुक फॉर द मार्केट, लुक फॉर द रिसोर्सेस। तो उसके लिए ही ट्रेड रूट्स होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा देखेंगे इटली, जिसमें वेनिस एंड जियोना, दैट दे कैप्चर्ड द रेड सी। देन कॉन्स्टेंटिनोपल की हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे पहले बेंजनाइट्स थे, देन ऑटोमन्स ने आके यहाँ पे रूल किया था। ठीक है, लेटर ऑटोमन्स ने रेड सी को भी कैप्चर कर लिया था और कॉन्स्टेंटिनोपल को भी कर लिया था। देन वास्को डी गामा 1498, कोलंबस भी लिख सकते हो आप। ठीक है, सोशल डार्विनिज्म की थ्योरी यहाँ पे सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट काफी ज्यादा फेमस हुई थी, विच सेज दैट कि जो भी एंड तक जिएगा कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, दैट दे विल सर्वाइव। तो उस टाइम पे ऑलरेडी बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे और एक कॉन्फ्लिक्ट ये था कि हैव्स एंड हैव नॉट। तो यूरोप तभी सर्वाइव कर सकता था जब वो अपनी नीड्स को डाइवर्सिफाई करे, अपने रिसोर्सेस को डाइवर्सिफाई करे और कहीं और से लेके आए। ये हम चीजें इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के अंदर पढ़ेंगे। ठीक है, स्लेव ट्रेड जो हुआ था वो इसीलिए डेवलप हुआ था। ठीक है, देन टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट लाइक बेटर शिप्स। शिप्स अगर अच्छे नहीं होंगे तो तूफान के अंदर, रास्ते के अंदर कभी भी वो तहस नहस हो सकती है। उस टाइम पे भी तो हम देखेंगे कैंपस की तो डिस्कवरी नहीं हुई थी, तो स्टार्स और सन को देख के डिसाइड किया जाता था शिप में कि हम किस तरफ जा रहे हैं, ईस्ट जा रहे हैं या वेस्ट जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम सन तो फिर भी इधर उधर प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, लेकिन अगर स्टार्स कुछ कुछ होते हैं ना, जैसे ध्रुव तारा कहीं दिखाई देता है, कुछ स्टार्स ऐसे ऐसे होते हैं जो उसी साइड में दिखाई देते हैं, बट अगर बादल आ जाए तो क्या करेंगे? देन शिप होना जरूरी है और वहां पे कैंपस होना, कंपास होना। ठीक है, तो जिसकी वजह से आपको वो डायरेक्शन दे कि किस तरफ ईस्ट है किस तरफ वेस्ट है, तो इस तरीके से शिप्स को वहां पे मूव किया जाता था। एंड दैट वहां पे एक लैंड फाइंड आउट किया जाता था और वहां पे ये जाके जिनके हाथ में पावर होती थी वो वहां जम जाते थे और वहीं पे रह के कंट्रोल करते थे टेरिटरीज को। पॉपुलेशन प्रेशर, यूरोप में उस टाइम पे काफी सडनली पॉपुलेशन प्रेशर हुआ था, जिसकी वजह से उनको बहुत जरूरी हो गया था कि कुछ नए लैंड्स फाइंड आउट करें और अपनी पॉपुलेशन को वहां पे शिफ्ट करें और उनकी नीड्स को भी शिफ्ट करें। सरप्लस बहुत ज्यादा थी बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद वहां पे सरप्लस बहुत ज्यादा होने लग गई, तो कैपिटल को कहीं तो इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो दैट बिकेम द रीजन फॉर कॉलोनीज। इसलिए आप देखो ब्रिटिशर्स ने अमेरिका तक को कॉलोनी बनाई थी। नेशनल ऑनर एंड प्रेस्टीज, ये माना जाता था कि किसी की भी टेरिटरी को अगर ऑक्यूपाई कर लेते हो तो इट इज अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज। वो ये शो करता है कि आपके पास कितनी पॉलिटिकल पावर है और आप कितने ज्यादा स्ट्रांग हो, इसीलिए तो आपने किसी को हड़का के उसकी टेरिटरी पे कब्जा कर लिया है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये ऐसा माना जाता है, इसमें एक एनसीईआरटी में एग्जैक्ट एक चैप्टर भी है, क्रिश्चियन मिशनरीज, गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड। ये तीन मोटो थे जिसकी वजह से कॉलोनीज को जो बनाया गया था। गॉड, ऑन द नेम ऑफ गॉड, ग्लोरी प्रेस्टीज, गोल्ड मीन्स यहाँ पे इकोनॉमिक चीज, गोल्ड आता था। ये माना जाता था एशिया, अफ्रीका, दे वर द लैंड ऑफ घाना को गोल्ड कोस्ट अफ्रीका के अंदर है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ मोर गोल्ड। इंडिया सोने की चिड़िया बोलते थे, गोल्डन स्पैरो, बिकॉज ऑफ गोल्ड। तो अगर यहाँ पे आप गोल्ड की खोज में आ रहे हो, गोल्ड लेने के लिए आ रहे हो, देन ऑब्वियसली ये कोलोनाइजेशन का एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। स्लेव ट्रेड एक बहुत इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कभी भी स्लेव्स जो है वो यूरोपियंस अफ्रीका में जाके या एशिया में जाके कभी भी खुद नहीं खरीदते थे स्लेव्स। उन अफ्रीका में ही अफ्रीकन को ढूंढते थे जो मेन दलाल होता था, और वो दलाल जो है वो अफ्रीका में में जो लोग होते थे उनको शिप पे भेजते थे, यूरोपियन शिप में, और उनको मार मूर के भेजते थे। ठीक है, ये देखा जाता था कि अगर 120 स्लेव भेज रहे हैं तो 20 तो रास्ते में ही मर जाएंगे और 100 ही पहुंचेंगे, ऐसा मान के चला जाता था। ठीक है, तो बेसिकली स्लेव ट्रेड जो है वो काफी एक्सप्लॉयटेशन और काफी ज्यादा वहां पे अफ्रीका के अंदर स्टार्ट हुआ, और वहीं से जो रेसिज्म वाला कॉन्सेप्ट है वो भी वहीं से आया। दैट्स व्हाई व्हाइट मैन सुपीरियोरिटी वाला कॉन्सेप्ट भी स्लेव ट्रेड से ही आया। यूरोपियन ने अपनी कॉलोनीज बनाई थी अमेरिका के अंदर, अगर हम बात करते हैं स्लेव ट्रेड की। ठीक है, लेकिन अगर
पहले क्या आता था, यूरोपियंस यूज करते थे नेटिव्स अमेरिकन को लेबर के लिए। हमने ये अमेरिकन रिवोल्यूशन के अंदर पढ़ा था कि किस तरीके से नेटिव अमेरिकन को यूज किया जाता था, स्पेशली जो ब्रिटेन ने 13 कॉलोनीज बनाई थी। ठीक है। फिर यूरोप के अंदर धीरे धीरे एक डिजीज फैलने लगी थी, मैंने आपको इसका भी एक्सप्लेनेशन दिया था मास्क पहन के, जिनको ब्लैक डिजीज, ब्लैक प्लेग बोला गया था, ब्लैक डेथ लेटर ऑन। ठीक है। तो वो धीरे धीरे अमेरिकन कॉन्टिनेंट तक ही फैलती गई, जिसकी वजह से इनके पास जो लेबर्स की सप्लाई है, लेबर्स की जो डिमांड है, सप्लाई है, वो दोनों रिड्यूस हो गई थी, क्योंकि अमेरिकन नेटिव्स भी मरने लग गए थे। तो इनके जो प्लांटेशन क्रॉप्स थे, जो ब्रिटेन ने अपनी 13 कॉलोनीज जो अमेरिका के अंदर थी, वहां पे जो शुगर केन, टबैको, ये सब जो प्लांटेशन क्रॉप्स थे, ये रिड्यूस हो गए थे। ये क्यों रिड्यूस हो गए थे? क्योंकि अमेरिकन नेटिव्स की लेबर्स की डेथ होने लग गई थी बिकॉज ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ यूरोपियन डिजीज। ठीक है। तो यूरोप को एक सोल्यूशन ढूंढना था कि हमें कहीं से लेबर्स चाहिए। अब कहाँ से मिल सकते हैं? यूरोप से तो लेंगे नहीं, क्योंकि सब इक्वल है उस टाइम पे, मोर और लेस। तो कहाँ से लाया जाए? देन ट्रेड रूट्स की डिस्कवरी हो रखी थी, एशिया एंड अफ्रीका। एशिया काफी ज्यादा दूर पड़ता है, ठीक है, कनेक्टिंग लिंक नहीं है, तो अफ्रीका ही सबसे ज्यादा नियर बाय है, वहां पे जहाजों से जाएंगे और स्लेव्स को पकड़ के ले आएंगे। और यही काम किया करता था। लेकिन अब यूरोपियंस तो वहां अफ्रीका में जा नहीं सकते, तो क्या करना है? कुछ नहीं है, एक बीच में एक मीडिएटर रखना होगा, दलाल, जो कि हमें स्लेव्स की सप्लाई करेगा। और ये फोर्स्ड लेबर होता था, मार के उनको बैठाया जाता था, उनको बहुत गंदा उनको ट्रीटमेंट मिलता था, जंजीरों में उनको बांध के रखा जाता था। हमने ये चीज अमेरिकन सिविल वॉर में भी देखी थी कि किस तरीके से साउथ के अंदर सिविल लेबर्स थे, स्लेव्स थे, और उनको फिर मजबूर किया जाता था काम करने के लिए। ठीक है। धीरे धीरे इस तरीके से स्लेव ट्रेड जो है वो शुरू हो गए। इनिशियली ये कोस्टल रीजन तक लिमिटेड था, जैसे कि अगर हम बात करें, वैसे मैं दिखाती हूँ आपको मैप। ये अगर हम बात करें तो इनिशियली यहाँ तक की ये था, अफ्रीका का जो ट्रेड था वो यहाँ से ही स्लेव्स आते थे, क्योंकि ये अंदर के रीजन में इनके पास ना तो रिसोर्सेस और ना ही ये लेके आ सक रहे थे, क्योंकि रिसोर्सेज नहीं थे अंदर तक जाने के लिए। तो कोस्ट एरिया से ही ये सबसे ज्यादा स्लेव जो है वो लेके आते थे। लेकिन धीरे धीरे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जैसे जैसे बढ़ता गया, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई ट्रेड स्लेव की, तो धीरे धीरे ये इंटीरियर रीजन के अंदर भी स्टार्ट हो गया गया होता गया स्लेव ट्रेड। तो दैट दिस प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांस अटलांटिक स्लेव ट्रेड। बहुत इनह्यूमन था। अगर हम बात करें, ये एक डेटा है, ब्रिटेन ने अपनी वेस्ट इंडीज के अंदर जो भी कॉलोनीज थी, वहां पे 2 मिलियन स्लेव कमाए थे 100 साल के अंदर। कैन यू इमेजिन? ये डेटा उस टाइम का है जब इतनी पॉपुलेशन नहीं थी। 2 मिलियन 100 सालों के अंदर, इतने स्लेव तो लिखित में है कि इतना स्लेव ट्रेड उन्होंने किया है, ओनली ब्रिटेन। उसके बाद स्पेन, जर्मनी, इटली, अमेरिका, इनकी कॉलोनीज जो थी वो तो सेपरेट थी, उनके तो डिफरेंट स्लेव ट्रेड्स थे। ठीक है ना। धीरे धीरे अबॉलिशन कर दिया था स्लेव ट्रेड को फ्रेंच रिवोल्यूशन के बाद 1789 के अंदर, बिकॉज ऑफ आइडियाज ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी। देन धीरे धीरे ब्रिटिश ने एक एक्ट पास किया 1833, अबॉलिशन एक्ट 1833, which actually abolishes slavery in its all its colony। यूएसए का तो हमने अमेरिकन सिविल वॉर के अंदर देखा ही था कि किस तरीके से अब्राहम लिंकन के एफर्ट से स्लेवरी को खत्म कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। आज सारे स्टेट जो है वो इक्वल है, इक्वल प्रेजेंटेशन है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन है अमेरिका के अंदर ना। इंपीरियलिज्म, देखो, यहाँ पे कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि कोलोनाइजेशन सेम है इंपीरियलिज्म की, बट कुछ डिफरेंसेस भी हैं जो कि एनसीईआरटी में भी गिवन है कि देयर आर सम डिफरेंसेस बिटवीन द इंपीरियलिज्म एंड कोलोनियलिज्म। ठीक है। कोलोनियलिज्म हमने सोचा देखा कि विद द हेल्प ऑफ लाइक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल कंट्रोल करना, बट इंपीरियलिज्म होता है कि ओनली यूजेज ऑफ मोस्टली पॉलिटिकल डोमिनेशन, कि पॉलिटिकल डोमिनेशन होना चाहिए। एक्चुअली दिस इज एन इंपीरियलिज्म, पॉलिटिकल डोमिनेशन, एंड दिस इज अ कोलोनाइजेशन। इंपीरियलिज्म जो होता है वो काफी वास्ट और कॉम्प्रिहेंसिव मेथड होता है, बट कोलोनियलिज्म में जरूरी नहीं कि पॉलिटिशियन पॉलिटिक मेथड आए ही आए, वो मोस्टली इकोनॉमिक तक रहता है। ठीक है। एंड बट इंपीरियलिज्म वाज अ एक्सटेंशन ऑफ कोलोनियलिज्म। पहले कोलोनियलिज्म आया था, इकोनॉमिक मेथड, देन इंपीरियलिज्म आया कि चलो इकोनॉमिक तो है ही, अब पॉलिटिकल भी ले जाओ। ठीक है। तो पॉलिटिकल मीन यूज ऑफ मिलिट्री,
ठीक है। तो जनरली इसीलिए कुछ हिस्टोरियंस फेज वन जो है कोलोनाइजेशन का, दैट इज फ्रॉम 1500 टू 1763, उसको इंपीरियलिज्म का फेज वन कहते हैं, और फेज टू जो है उसको न्यू इंपीरियलिज्म कहते हैं। वाई न्यू? न्यू मीन्स न्यू, न्यू रेस, ठीक है, न्यू कॉम्पिटिशन। नाउ डिफरेंस क्या है? इंपीरियलिज्म इज मोस्टली द पॉलिटिकल डोमिनेशन, बट कोलोनाइजेशन जो है वो इकोनॉमिक डोमिनेशन है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। इंपीरियलिज्म मोस्टली मिलिट्रिज्म को आपका वो यूज करता है, इसका मेथड का जो होता है वो यूज होता है मिलिट्रिज्म। बट आपका जो कोलोनाइजेशन होता है इट मोस्टली इन्वॉल्व ट्रेड। इंपीरियलिज्म इट इज परफॉर्म बाय द स्टेट, बट कोलोनाइजेशन एक कंपनी परफॉर्म करती है, जैसे कि हमारे यहाँ पे आई थी ईस्ट इंडिया कंपनी। इंपीरियलिज्म मीन्स सेटलमेंट ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पे जरूरी नहीं होता है कि सिर्फ पॉलिटिक्स पे इम्पोर्टेंट है, बट अगर आप कहीं पे इकोनॉमिक सेटलमेंट कर रहे हो तो वहां पे आप सेटलमेंट देखते हो। जैसे कि ब्रिटेन ने धीरे धीरे इंपीरियल पावर बनी, पहले कॉलोनी बनाई उन्होंने, फिर धीरे धीरे इंपीरियल पावर बनी, ठीक है, बट कॉन्टिन्यूस प्रोसेस था। आप कभी भी किसी भी चीज को सेपरेट नहीं कर सकते हो कि ये इंपीरियलिज्म है और ये कॉलोनियलिज्म है, ये थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में ही दे रखा है। और इंडिया जो थी वो सबसे ज्यादा मतलब प्रीशियस कॉलोनी थी फॉर ब्रिटेन, और इंडिया की वजह से ही काफी हद तक ब्रिटेन जो है वो अपने यूरोप के अंदर जो इंडल्जिंग वॉर थे वो जीत पाया था, क्योंकि इंडिया से उनको काफी सपोर्ट मिलता था इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ वेल्थ, इन टर्म्स ऑफ सोल्जर्स, इन टर्म्स ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। इंपीरियलिज्म का जो कंट्रोल था वो पॉलिटिकल लाइफ को करता है, बट कोलोनाइजेशन मोस्टली सोशल, इकोनॉमिक्स एंड कल्चरल लाइफ को भी इम्पैक्ट करता है। इंपीरियल एक फॉर्मल और अग्रेशन वाला होता है, जैसे कि हम आज भी देखते हैं, इसीलिए बोला जाता है कि न्यू इंपीरियलिज्म। आज जो अमेरिका की बहुत सारी कॉलोनीज जो है, लाइक हवाई आइलैंड, ठीक है, साउथ कोरिया के पास भी एक रीजन है, उनको बना रखा है। देन आप देखो फिलीपींस को जो बना रखा था, तो ये जो है वो अग्रेशन की वजह से है। जैसे चाइना भी अभी काफी सारी कॉलोनीज अपना जैसे ताइवान को बनाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। सो ये इनको इंपीरियलिज्म जो होता है काफी अग्रेसिव होता है, यूज ऑफ मिलिट्री, मोस्टली न्यूक्लियर अटैक्स। न्यूक्लियर अटैक अब बोला जाता है, बट पहले मतलब यू मोस्टली यूज ऑफ मिलिट्री। बट कोलोनाइजेशन जो होता है डिप्लोमेटिक के थ्रू और क्लेवर प्रोसेस होता है, ठीक है। न्यू इंपीरियलिज्म अभी मैंने आपको बताया, न्यू मतलब होता है रेस और कंपटीशन, ठीक है। 1789 के अंदर फ्रेंच रिवोल्यूशन हुआ, वहां पे काफी ज्यादा नेशनलिज्म की भावना आई, तो इंडिपेंडेंट मूवमेंट स्टार्ट हो गया था साउथ एंड सेंट्रल अमेरिका में। 1821 की अगर हम बात करें तो मैक्सिको गॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम स्पेन। साइमन बोलीवियर एक लीडर थे वेनेजुला ने, एंड ही हेल्प मेनी कंट्रीज टू गेट इंडिपेंडेंस लाइक इक्वेडर, कोलंबिया, पेरू, बोलीविया। तो साउथ अमेरिका जो है वो धीरे धीरे इस तरीके से स्पेन और पोर्तुगल से इंडिपेंडेंट हो गया था। ब्राजील को इंडिपेंडेंस मिल गई। दिस फेज इज कॉल्ड डिक्लाइन इन द इंपीरियलिज्म, एंड न्यू फेज ऑफ इंपीरियलिज्म कॉल्ड न्यू इंपीरियलिज्म। एनीवे, नाउ अब अगर हम बात करें न्यू इंपीरियलिज्म में, तो न्यू इंपीरियलिज्म का भी सेम रीजन है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ग्रोथ चाहिए थी, नेशनलिज्म जगह। तो भाई जगेगा नेशनलिज्म तो कंट्रीज क्या बोलेंगी कि अब हमें आपकी पावर की जरूरत नहीं है, नाउ वी आर सेल्फ सफिशिएंट। ज्योग्राफिकल स्पेस जो है वो डिक्लाइन हो गया था, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो गई थी, इसलिए उनको न्यू लैंड चाहिए था, तो न्यू लैंड की तलाश में न्यू रेस और न्यू कंपटीशन जो है वो डेवलप हुआ, ठीक है। धीरे धीरे अगर हम देखें, इटली यूनिफिकेशन हुआ, जर्मन यूनिफिकेशन हुआ, तो इन ये पावरफुल धीरे धीरे स्टेट्स बन रहे थे, तो इनको भी चाहिए था कि जो नियर बाय रीजन है लाइक फ्रांस, ब्रिटेन, वो किस तरीके से, स्पेन, पोर्तुगल, वो किस तरीके से अपनी कॉलोनीज बना रहे हैं, जो कि जहां से उनको गॉड गॉड ग्लोरी और गॉड ग्लोरी एंड वेट गोल्ड, गॉड ग्लोरी और गोल्ड कैसे मिल रहा है वो उनको भी चाहिए। तो सिमिलरली इस कंपटीशन के चक्कर में धीरे धीरे हम देखेंगे कि रेस जो है वो स्टार्ट हो गई थी। रशिया जिन्होंने कभी कोई कॉलोनी बनाई थी, रशिया भी इन्वॉल्व हो गए थे कॉलोनी बनाने में। ना अगर इम्पैक्ट देखेंगे कोलोनाइजेशन का, तो आज तक वो इम्पैक्ट है। सबसे पहले अगर हम देखेंगे कि व्हाइट सेटलर्स आपको हर जगह मिलेंगे। इनफैक्ट अगर आप साउथ ईस्ट एशिया भी कहीं जाते हो, साउथ एशिया कहीं जाते हो, तो आपको वहां पे व्हाइट्स मैन काफी ज्यादा मिलेंगे, यूरोपियन लोग जो है वो काफी ज्यादा मिलेंगे। स्लेव ट्रेड हुआ, जिसकी वजह से काफी ज्यादा मास किलिंग हुई, जो मैंने अभी आपको बताया कि शिप में अगर 120 लोग जा रहे हैं तो उसमें से मान के चलते हैं कि 20 लोग मारे जाएंगे। उनको मारने के बाद उनको पानी के अंदर फेंक दिया जाएगा, कोई क्रिमेशन, कोई ऐसी
प्रोसेस नहीं है। काफी सारी डॉक्यूमेंट्रीज जो है वो नेटफ्लिक्स पे दे रखी है। इनफैक्ट सम डॉक्यूमेंट्रीज आर अवेलेबल और वो यूट्यूब ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप चाहो तो देख सकते हो। अफ्रीका की कुछ मूवीज में काफी ज्यादा इनके बारे में एक्सप्लेनेशन दे रखा है। मुझे एग्जैक्ट अभी कोई मूवी याद नहीं आ रही है, बट सून आई विल मेक अ वीडियो, बिकॉज मैंने अपनी प्रेपरेशन के टाइम पे जब मैं वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रही थी तो मैं काफी ज्यादा डॉक्यूमेंट्रीज देखती थी। उस टाइम पे आई यूज टू हैव अ पेन ड्राइव, और पेन ड्राइव में कहीं से मिल जाती थी कि ये देख लो। सीनियर्स लोग थे अच्छे, वो बता देते थे कि ये मूवी देख लो, इससे आपको हेल्प मिलेगी पर्सपेक्टिव बनाने में। तो वाइकिंग्स भी मैंने अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे ही देखी थी, और मुझे नहीं पता था कि उसकी वजह से मुझे काफी हेल्प मिली थी टू अंडरस्टैंड द कोलोनाइजेशन, टू अंडरस्टैंड द ट्रेड रूट्स, टू अंडरस्टैंड द इंपीरियलिज्म। ठीक है। तो अफ्रीकन स्लेव ट्रेड पे काफी ज्यादा मूवी बनी हुई है, जिसमें एक्चुअली लिटरली दिखाया जाता है कि किस तरीके से मास किलिंग जो है वो की जाती थी। डिवाइड एंड पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल चलता था, क्योंकि डिप्लोमेटिक बनना था कोलोनाइजेशन में। तो पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल जो कि हम क्लियरली विजिबल है, हमारी कंट्री में तो क्लियरली विजिबल है, इनफैक्ट बाकी कंट्रीज में भी ये देखने को मिलता है। लॉस ऑफ इकोनॉमी एंड अंडर डेवलपमेंट, यस, एंड दैट्स वाई हम देखते हैं गैप है अभी भी डेवलप वर्ल्ड एंड डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, जिनको डिफ्रेंशिएट अभी भी वर्ल्ड लेवल पे किया जाता है। अगर हम स्प्रेड की बात करें तो सबसे पहले ये स्प्रेड होना शुरू हुआ था, मैंने आपको बताया था, अफ्रीका के अंदर, विच इज कॉल्ड अ डार्क कॉन्टिनेंट। नाउ व्हाई अफ्रीका इज कॉल्ड डार्क कॉन्टिनेंट? क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें तो रिवर कोर्स डिफरेंट है। सहारा रीजन एक सबसे बड़ा रीजन जो है, जो कि ऐसा बोला जाता है कि इंसान सहारा के अंदर घुस सकता है लेकिन निकल नहीं सकता है। सो एक एक प्रॉपर कोई रूट नहीं है, कोई भी कंट्री कैसे बनी हुई है, कोई प्रॉपर सेटलर्स नहीं है वहां पे। ठीक है। तो इसीलिए हम देखते हैं कि इसको डार्क कॉन्टिनेंट बोला जाता है। ठीक है, वहां से स्टार्ट हुआ था, चैलेंजेस थे, डेंस फॉरेस्ट, ऑफ कोर्स कोर्स ऑफ रिवर के बारे में कोई पता नहीं था, कोलोनाइजेशन वहां पे डिफिकल्ट हुआ। तो इनिशियली अगर हम देखें तो सबसे पहले मैंने आपको बताया सिर्फ कोस्टल रीजन पे हुआ 1700 में, लेकिन ये अगर 1914 की बात करो तो देखो इंटीरियर पे भी इनका कोलोनाइजेशन जो है यहाँ पे शुरू हो गया था। पहले स्लेव ट्रेड होता था, फिर धीरे धीरे कॉलोनीज बनती गई धीरे धीरे, और फिर देखो कोस्टल के बाद बाद धीरे 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 पावर अंदर तक शिफ्ट होती गई और पूरे अफ्रीका को कोलोनाइज कर लिया गया था। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये स्टार्ट हुआ था 1876 के अंदर। एक किंग थे, किंग लियोपोल्ड, स्पेन के किंग थे। ठीक है। वो आई थिंक बेल्जियम के किंग थे, जो फर्स्ट टाइम यूरोप से गए थे अफ्रीका को कॉलोनाइज करने के लिए। वो कॉन्गो तक गए थे, कॉन्गो रिवर तक, और अपनी शिप को वहां पे उतारी। ठीक है। वहां पे बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन किया, बहुत सारे रिसोर्सेज लिए, वहां के यूज किए अपनी कंट्री के अंदर। और उसके बाद एक जगह देखो, आपको मैं यहाँ पे दिखाती हूँ जगह, बेल्जियम कॉन्गो बोला। यहाँ पे आके कॉन्गो में आके उन्होंने एक ये लैंड जो है वो अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी बना लिया था। इमेजिन, एक राजा जो कि एक दूसरे कॉन्टिनेंट का है, वो यहाँ आता है, अपनी शिप्स वगैरह यहाँ उतारता है, एक्सप्लॉइट करता है बहुत सालों तक, और एक कंट्री को अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह यूज करता है। इसलिए देखो इसके आगे लिखा हुआ है बेल्जियम कॉन्गो। ये किंग लियोपोल्ड ने यहाँ की जमीन को अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल प्रॉपर्टीज के लिए यहाँ पे बना दिया था। ठीक है। धीरे धीरे इस तरीके से धीरे धीरे जो है कॉलोनीज बनाने का कॉन्सेप्ट जो है वो चालू हुआ। तो अगर हम देखेंगे हर जगह कॉलोनीज बना ली थी एक्सेप्ट अबसीनिया। आपने देखा होगा ये अबिसीनिया, इथोपिया जिसको बोलते हैं। यहाँ पे इटली ने बनाने की कोशिश की थी, लेकिन यहाँ के लोगों ने इटली को मार भगाया। और हम ये मॉडर्न इंडिया के अंदर भी पढ़ेंगे कि किस तरीके से वाइट्स मैन सुपीरियोरिटी को एक अफ्रीका की कंट्री ने खत्म किया था, और ये हमारे इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर हमें इंस्पायर भी किया था। ठीक है, मॉडर्न इंडिया के अंदर हम पढ़ेंगे, आई थिंक आप लोगों ने एग्जाम्पल सुना हुआ होगा इसका। यहाँ पे देखो पास वाले रीजन के अंदर इटली ने कॉलोनीज बना रखी है, एट्रीटा पे, इस वाले देखो हॉर्न ऑफ अफ्रीका पे बना रखी है, लेकिन यहाँ पे इथोपिया पे इन्होंने जैसे ही बनाया था, अबसेनिया उस टाइम पे बोलते थे, यहाँ के लोगों ने उन्हें मार भगाया। ठीक है। नाउ
So after that, this is scramble for Africa started. Confrontation धीरे धीरे कंट्रीज में शुरू होने लग गया, लाइक फ्रांस, ब्रिटेन, स्पेन, पोर्टुगल, कि अच्छा आपके पास कितनी कॉलोनी हो, तुम्हारे पास इतनी कॉलोनी, क्योंकि ऑफ कोर्स इट वाज अ कन्फ्रंटेशन, इट वाज अ इट वाज अ रेस फॉर गॉड, ग्लोरी एंड गोल्ड। तो इस तरीके से धीरे धीरे जब कन्फ्रंटेशन चालू हुआ तो लोगों में और ज्यादा भावना आने लगी, हम ज्यादा से ज्यादा टेरिटरी ऑक्यूपाई करें, क्योंकि इट इज अ मैटर ऑफ प्रेस्टीज। ठीक है, तो इसी वजह से बर्लिन कॉन्फ्रेंस हुई थी 1884 के अंदर, जिसके अंदर ये डिसाइड किया गया था कि जो कॉन्गो, जो की प्रॉपर्टी है एक बना रखी है किंग ने, उसको स्टेट, इसको फ्री किया जाएगा, एंड इट विल बी गवर्न बाय द इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर एक्सप्लोरेशन एंड सिविलाइजेशन ऑफ सेंट्रल अफ्रीका, विच विल बी हेडेड बाय द लियोपोल्ड ऑफ बेल्जियम। तो इसीलिए वो पर्सनल प्रॉपर्टी उनकी बन गई थी। फाइनली ठप्पा लगा दिया गया था इस कॉन्फ्रेंस में। फिर ये गया गया था कि कॉन्गो रिवर, जो कि वहां पे सबसे ज्यादा रिवर, स्ट्रॉन्ग रिवर मानी जाती है, वहां से ट्रेड नेविगेशन होता था, ट्रेड रूट्स थे वहां के। तो ये बोला गया था कि अब जो ये कॉन्गो रिवर पे जो ट्रेड है, यहाँ पे जो कॉन्गो पे रिवर पे बेसिन पे जो भी ट्रेड होगा वो सभी यूरोपियन कंट्रीज के लिए ओपन है, कोई भी आके यहाँ पे कर सकता है और इन्वेस्टमेंट कर सकता है। लेकिन कॉन्गो बेल्जियम कॉन्गो पे किसी का भी कोई पर्सनल राइट नहीं होगा एक्सेप्ट लियोपोल्ड। ठीक है, ये हमने दिखाई दिया। ये नाउ अब देखो 1914 के अंदर ब्रिटिश एरिया जो है वो देखो, ये पूरा एरिया जो है ब्रिटिश ने सबसे ज्यादा कॉलोनीज जो है वो बना रखी थी, लेकिन इनकी सबसे ज्यादा प्रीशियस कॉलोनी तो हम ही थे, इंडिया। फ्रेंच एरिया ने देखो पूरा नॉर्थ वेस्ट पूरा हड़प रखा था, ये अल्जीरिया वाला पार्ट। ठीक है, जर्मन ने भी अपना यूनिफिकेशन के बाद यहाँ पे धीरे धीरे ये पूरा एरिया जर्मनी का है। इटली ने भी थोड़ा थोड़ा बना रखा था। ठीक है, इटली ने ज्यादा नहीं बनाया था, बट स्टिल इटली मैनेज्ड। स्पेनिश ने भी बना रखा था धीरे धीरे। स्पेनिश हर जगह अपना नाम रख लेते थे, स्पेनिश। पोर्तुगीज ने भी अपना अंगोला के अंदर बना रखा था। ठीक है, तो इंडिपेंडेंट देखें तो बहुत ही कम थे। इथोपिया ही लग रहा है सिर्फ इंडिपेंडेंट, बाकी तो सबकी सबकी टेरिटरीज बनी हुई है। स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका हमने देखा, फ्रांस ने अपनी कॉलोनी स्टैब्लिश की थी, लाइक सेनेगल में, माली, बुर्किना फासो, बेनिन, गिनिया, आइवरी कोस्ट और नाइजर। ब्रिटेन ने भी साउथ एंड मोस्टली वेस्ट पे, मोस्टली इन्होंने प्लांटेशन, जहाँ पे सबसे ज्यादा होता था कॉफी, वहां पे सबसे ज्यादा इन्होंने कमाया, क्या तबाको, लाइक गोल्ड कोस्ट, घाना, राइस रिच इन कोकोआ। नाइजर के अंदर ऑयल रिजर्व थे, नाइजीरिया, तो यहाँ पे इन्होंने कॉलोनी बना रखी थी। इजिप्ट को इंडिपेंडेंट बनाया था, लेकिन स्वेज कैनाल जो थी वो ब्रिटिश कंट्रोल के अंदर थी। ये स्वेज कैनाल क्राइसिस जो है वो आप आईआर के अंदर पढ़ोगे, और मैं चाहूँ कोशिश करूंगी कि मैं पीवाईक्यू के थ्रू इसको वर्ल्ड हिस्ट्री में भी कवर कर लूँ। जर्मन ने अपनी यूनिफिकेशन के बाद कैमरून, टोगोलैंड, जर्मन ईस्ट अफ्रीका यहाँ पे बना रखी थी। ये मैं इसलिए डिस्कस कर रही हूँ क्योंकि स्क्रैम्बल फॉर अफ्रीका एक बार पूछा गया है जीएस के अंदर, और चांसेस है कि ऑप्शन में भी अगर पूछ ले तो आपके पास कुछ एग्जाम्पल्स होने चाहिए लिखने के लिए। इटली ने भी अपनी कॉलोनी बनाई थी, ट्यूनीशिया में फेल हो गया था क्योंकि वो बाद में फ्रेंच ने कैप्चर कर लिया था, लेकिन अभी हमने इथोपिया के बारे में देखा ही है। ठीक है, उसके बाद इटली वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन्होंने काफी अपनी कॉलोनी जो है वो लॉस कर दी थी। बेल्जियम ने मैंने बताया, कॉन्गो, रवांडा, बुरुंडी। पोर्तुगल ने अंगोला, गिनी, मोजाम्बिक, एंड स्पेन ने मोरक्को एंड सहारा। सहारा पूरा डेजर्ट जो है वो स्पेन है, यहाँ पे उस टाइम पे स्पेनिश मोरक्को, स्पेन, स्पेनिश सहारा ऐसे बोला जाता था। नाउ ये प्रेजेंट मैप है अफ्रीका का, आप देख सकते हो कि उस टाइम पे किस तरीके से अफ्रीका का, देखो पार्टीशन भी इस तरीके से किया गया है। बर्लिन कॉन्फ्रेंस के अंदर इनका पार्टीशन भी इस तरीके से किया गया था कि कोई भी कंट्री जितना अपना हक है उतना ले, और बस। कोई पेपर पार्टीशन बोला गया था इसको, एक पेपर पे बिठाया कि ये अच्छा ये आपकी टेरिटरी, ओहो ये स्पेन की टेरिटरी है, चलो इतना काटो। अच्छा ब्रिटेन तुम्हें इतना चाहिए, ठीक है इसको इतना काटो। अच्छा स्पेनी बेल्जियम, अच्छा अच्छा ये तो पर्सनल प्रॉपर्टी है इनकी कॉन्गो की, चलो इनको इतना काट दो। इसके बाद की टेरिटरी कौन लेगा, ऐसे काट दो। तो इस तरीके से इनका पार्टीशन जो है वो किया गया था। एंड इट्स सो सैड, क्योंकि इनका कोई से नहीं था, इनके पास रिसोर्सेस थे बट इनको कंटिन्यूसली एक्सप्लॉइट किया जाता था इन लाइक वाया स्लेव ट्रेड। उस वजह से इनका आज भी अगर हम देखें तो इनका डेवलपमेंट जो है वो रुका हुआ है, जबकि हम सबसे ज्यादा रिसोर्सेज जो देखते हैं वो मिडिल ईस्ट, दैट इज वेस्ट एशिया और अफ्रीका के अंदर ही है, बट स्टिल दे आर वेरी वेरी अंडर डेवलप्ड। वेस्ट एशिया में देखें तो वेस्ट एशिया में ब्रिटेन ने कॉलोनियल एक्सपेंशन किया था, क्योंकि क्या चाहिए था, उनको रिसोर्सेस चाहिए था, और रशिया ने भी काफी कॉलोनीज बनाई थी वेस्ट एशिया में। वेस्ट एशिया हम बोलते हैं
एंड मिडिल ईस्ट जो है वो यूरोप वाले बोलते हैं, बिकॉज इट इज इन मिडिल ऑफ देयर ईस्ट, दैट्स व्हाई। ठीक है, रशिया को चाहिए था, रशिया के जो अब पोर्ट्स हैं वो जम जाते हैं सर्दियों में, साइबेरियन रीजन है वहां पे, तो उनको ऐसे पोर्ट्स चाहिए थे अपने सर्वाइवल के लिए, ट्रेड के लिए, जो कि थ्रू आउट ओपन हो और जिससे उनकी एंट्री जो है वो इंडियन ओशन में होती रहे। तो दैट्स वाई रशिया ने अपनी जो कॉलोनीज है वो वेस्ट एशिया के अंदर बनाई थी। ठीक है, उनके कन्फ्रंटेशन को द ग्रेट गेम एंड द वॉर ऑफ शैडोज भी कहा जाता है। ठीक है, ये एक्चुअली ब्रिटेन ही कहते हैं द ग्रेट गेम। ठीक है, रशिया ने अगर हम देखें तो उन्होंने कॉलोनी बनाई थी क्रीमिया, हमने क्रीमियन वॉर पढ़ा था, इट वाज अ मोस्ट यूजलेस बैटल फॉट इन एवर इन द हिस्ट्री। ये हमने डिस्कस किया था कि ऑटोमन्स के हद में ऑटोमन्स का एक्वायर था क्रीमिया पे, रशिया ने उसको कैप्चर कर लिया, बट फाइनली याद करो इटली यूनिफिकेशन, कैवूर, क्या बोला था इन्होंने ब्रिटेन फ्रांस को सार्डिनिया के टाइम पे कि आप लड़ने जा रहे हो, चलो सार्डिनिया भी लड़ने चलेगा, और फिर क्या हुआ था, इनको टेरिटरी मिल गई थी सार्डिनिया एंड पिडमॉन्ट की, राइट। तो इस तरीके से 1858 के अंदर देखेंगे चाइना को थ्रेटन करता था। तो आज भी आप देखो रशिया और चाइना का जो नॉर्दर्न पार्ट है चाइना का, वो काफी क्लेम्ड पार्ट है। चाइना उनको क्लेम करती है रशिया की, आपने तो ये हमसे धमका फुसला के हमारा ये पार्ट लिया था, हमें रिटर्न करो अभी वापस। ठीक है, तो चाइना को थ्रेटन किया था, और चाइना की नॉर्थ टेरिटरी जो है वो रशिया ने ऑक्यूपाई कर ली थी। जापान ने रशिया को अटैक किया था, लेकिन जापान ने रशिया को डिफीट कर दिया एंड रशिया लॉस्ट इट्स प्रेस्टीज। तो धीरे धीरे रशिया की जो पावर है वो कम होती गई, लेकिन हम रशियन रिवोल्यूशन के बाद देखेंगे कि किस तरीके से रशिया की प्रेस्टीज जो है वो वापस बढ़ी। ठीक है, रशिया और ब्रिटेन ने पर्शिया के लिए, जो कि ईरान है एट प्रेजेंट, उनके लिए ट्रीटी साइन कर ली थी कि आप कुछ एरिया आप रख लो, कुछ एरिया हम रख लेंगे, और कुछ जो है वो न्यूट्रल रहेंगे जहाँ पे दोनों रूल करेंगे, लाइक दिस। चाइना की अगर बात करें तो चाइना का जो कोलोनाइजेशन है वो काफी ज्यादा डिफरेंट है इन देन अदर पार्ट्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना जो है वो पोर्टुगीज ने डिस्कवर की थी 1514 में। 1557 में वहां पे पोर्टुगीज ने अपना ट्रेडिंग पोस्ट बनाया था। ठीक है, लेकिन चाइना पॉलिटिकल पॉलिटिकल सिस्टम जो था वो काफी ज्यादा अच्छा था, एंड मंचू डायनासिटी बोल दो या मांचू डायनासिटी वहां पे रूल करती थी। उन्होंने एक चीज पे फोकस किया कि हम उन्होंने देख लिया था कि किस तरीके से कॉलोनीज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, तो दे एक्चुअली फोकस्ड ऑन सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी। सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी का मतलब है कि हम एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, इंपोर्ट कम करेंगे, और यूरोपियंस को तो हमें अपने रीजन के अंदर एंट्री देनी ही नहीं है, क्योंकि वो आएंगे और कोलोनाइज करके चले जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने कुछ पोर्ट्स ही थे, कुछ 4-5 पोर्ट्स थे चाइना में, उनको ही सिर्फ यूरोपियन की एंट्री तक रखा था, और दैट टू ये भी रिजिड प्रोसेस था, यूरोपियंस आएंगे और लाइसेंस लेंगे कि उनको चाइना में ट्रेड करना है, अगर उनको लाइसेंस मिलता है देन ओनली यूरोपियंस जो है वो ट्रेड कर सकेंगे। थर्डली, ट्रेड जो होगा वो बुलियंस में नहीं होगा, गोल्ड सिल्वर में नहीं होगा, इट विल बी कंप्लीटली बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम के जो है थ्रू है वो ट्रेड जो है वो डेवलप किया जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ब्रिटेन देखो, चाइना और इंडिया कितने नजदीक हैं, एक तरफ इंडिया से उनको इतने रिसोर्सेज मिल रहे हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ हो रहा है, और दूसरी तरफ चाइना जो कितना नजदीक है, वो म्यांमार तक पहुंच गए, लेकिन चाइना को उन्होंने कभी भी मतलब नहीं पहुंच पा रहे थे। तो जिसकी वजह से ब्रिटेन का जो कहते हैं ना ट्रेड डेफिसिट, वो चाइना के साथ बढ़ता जा रहा था, क्योंकि चाइनीज जो है वो सिर्फ गोल्ड और सिल्वर एक्सेप्ट कर रहे थे अगर कर रहे होते तो, बट बाटर सिस्टम था मोस्टली। तो ब्रिटेन ने क्या किया कि चलो कोई बात नहीं, इनको करने दो, हम इनको अफीम चटाएंगे। रियली, एक्चुअली ओपियम वॉर भी इसीलिए हुआ था। तो ब्रिटेन ने क्या किया, इंडिया में अफीम उगाते थे और चाइना में बेचते थे। वो कहते थे कोई बात नहीं, अब हमें ट्रेड मत करने दो, हम सबको अफीम चटाएंगे, अब मजबूरी में आके ये हमसे ट्रेड करने लगोगे। तो दैट्स वाई एक अफीम के चक्कर में वॉर हुए, और चाइना जो है वो एक कॉलोनी बन गई ब्रिटिशर्स की। अदरवाइज उससे पहले बिल्कुल भी चाइना जो है वो उनकी सेल्फ सफिशिएंट थे कि उन्होंने यूरोपियन पावर को अंदर तक नहीं आने दिया। तो धीरे धीरे मांचू डायनासिटी ने अफीम को बैन कर दिया। अब एक बार अफीम की लत लग गई तो आप लोगों को तो पता ही होगा, छोड़नी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कोई भी इंटॉक्सिकेंट की अगर लत लग जाती है, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू लीव। चाहे वो आप ब्रीजर ले रहे हो, चाहे आप अल्कोहल ले रहे हो, लिकर ले रहे हो, या फॉर दैट मैटर स्मोकिंग कर रहे हो। ठीक है, अगर एक बार लत लग गई तो बहुत डिफिकल्ट है उसको
छोड़ना, फिर आपको डायरेक्ट रिहैबिलिटेशन रिहैब में जाके ही आपको कुछ सोल्यूशन मिलते हैं। ठीक है। तो अफीम तो बहुत ज्यादा हाई इंटेंसिटी, आप देखो तो एक तरीके का इंटॉक्सिकेंट है। तो वहां पे जब राजा ने वहां पे ओपियम को बैन किया तो ओपियम की स्मगलिंग चालू हो गई, एंड दैट लेड टू द लाइक ओपियम वॉर। तो फर्स्ट ओपियम वॉर जो है वो 1839 से 42 के बीच में हुआ, जिसमें ब्रिटिश ने चाइना के अंदर जाके हांगकांग जो है वो हड़प लिया, और वहां पे ट्रेड कंसेशंस जो है वो चाइना से अवेल कर लिए। ब्रिटिश ने धीरे धीरे बोला कि हमारी ट्रेडिंग सेंटर्स पे सोवरेंटी रहेगी। देखो धीरे धीरे पहले इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया और फिर धीरे धीरे जाके पॉलिटिकल एक्सप्लॉयटेशन किया। ठीक है। उसके बाद कस्टम ड्यूटी डिक्रीज कर दी। ब्रिटिश रेजिडेंट अब डिप्लॉय हो गए चाइना के अंदर। ठीक है। ब्रिटिश सिटीजन इन चाइना कुड ओनली बी प्रोसिक्यूटेड अंडर ब्रिटिश लॉ। क्यों? क्योंकि वहां पे मांचू डायनेस्टी का काफी अच्छा रूल था, काफी ज्यादा पोजीशन थी। ठीक है। अब दूसरी तरीके से, इस तरीके से बाकी कंट्रीज ने भी धीरे धीरे चाइना के साथ ट्रेड पैक्ट जो है वो साइन कर लिया। लेकिन मांचू पावर धीरे धीरे डिक्लाइन हो गई थी, क्योंकि चाइनीज के साथ जब इनका वॉर हुआ था तो चाइना के लिए काफी ज्यादा ह्यूमिलेशन था, मांचू डायनेस्टी की प्रेस्टिजियस के लिए काफी ज्यादा वो था। लेकिन सेकेंड वॉर के अंदर एक बहाना मिल गया, बहुत ही वेग, मतलब कहते हैं ना कि रीजन था, मर्डर हो गया वहां पे एक ब्रिटेन मिशनरीज का, जिसकी वजह से ब्रिटेन ने चाइना पे अटैक कर दिया। बट हिडन एजेंडा तो यही था कि जितने भी ओपियम के लिए जो ट्रेड है उसको ओपन करना और चाइनीज का उसके अंदर शेयर करना, ये सब डिक्लेयर करो। लेकिन चाइना के टाइम पे भी चाइना में काफी प्रॉब्लम चल रही थी। चाइना वॉज फाइटिंग फ्रॉम द टू फ्रंट। एक फ्रंट तो ये ओपियम था, दूसरी बार वहां पे ताइपाई रेबेलियन जो चल रहा था ताइवान के अंदर अगेंस्ट द मांचू डायनेस्टी। सॉरी। तो उसकी वजह से वहां पे टू वॉर फ्रंट जो है वो चाइना लड़ रहा था। बट ऑफ कोर्स उस टाइम पे धीरे धीरे रशिया भी चाइना को थ्रेटन कर रहा था। रशिया सिर्फ थ्रेटन करता था और चाइना अपनी टेरिटरी दे देता था कि ठीक है माफ करो, आप ये हमारी टेरिटरी लो, हम ऑलरेडी ब्रिटेन के साथ भी लड़ रहे हैं और खुद की टेरिटरी के अंदर भी लड़ रहे हैं, तो आप हमें परेशान मत करो। क्योंकि पता था रशियंस बहुत पावरफुल है, अगर एक बार चाइना की टेरिटरी ऑक्यूपाई कर ली तो बहुत डिफिकल्ट है, चाइनीज मिलिट्री रूलर साइबेरियन रीजन के अंदर जाके नहीं लड़ सकते हैं, क्योंकि उन्होंने देख लिया था नेपोलियन जब लड़ने गया था तो रशिया ने उनको किस तरीके से मार के भगाया था। ठीक है। तो रशिया की थ्रेट की वजह से पूरा जो नॉर्थ का पार्ट है आमूर रिवर तक वो पूरा रशिया को दे दिया चाइना ने। ठीक है, जिसके लिए आज भी लड़ाई चल रही है। तो इस तरीके का फायदा उठा के जापान वाज आल्सो इन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग कॉलोनीज एट दैट टाइम, एंड जापान ने मंचूरिया ऑक्यूपाई कर लिया। बॉक्सर अपराइजिंग हुई थी अगेंस्ट ब्रिटेन इन चाइना। देन इस तरीके से धीरे धीरे मांचू गवर्नमेंट को हटाया और रिपब्लिकन गवर्नमेंट वहां पे बनाया। 1916 से बात करें तो वहां पे बहुत ज्यादा वॉरलॉर्ड्स होते थे। वॉरलॉर्ड्स आप चाइनीज मूवी में देखते ही हो कि वॉरलॉर्ड्स होते थे काफी ज्यादा पावरफुल मिलिट्री कमांडर्स, जिनकी प्राइवेट आर्मी होती थी, प्राइवेट लोग जाते थे और वो कहीं पे भी जाके अटैक करके रहने लगते थे। दे आर द वॉरलॉर्ड्स। आप अगर देखोगे मूवीज वगैरह में, चाइनीज मूवी में, तो आपको दिखाई दिया जाएगा। ठीक है। जैसे हम इंडियन मूवीज में काफी ज्यादा इंडियन सोसाइटी का रिफ्लेक्शन सीखते हैं, वैसे ही जो अगर दूसरी कंट्री की अगर हम मूवीज और सीरीज देखते हैं तो वहां की सोसाइटी और इकोनॉमी का रिफ्लेक्शन हमें डेफिनेटली दिखाई देता है। तो बहुत सारी ऐसी चाइनीज मूवीज हैं जिसमें आपको दिखाई देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप कोरियन सीरीज देखते हो या आप कोरियन मूवीज देखते हो तो वहां पे आप बिजनेस मैन देखोगे कि कोई बिजनेस मैन है जो कि बिजनेस कर रहा है। ठीक है। और 22-23 साल का है, क्या वो अपनी ऑफिस के अंदर चेंजेस करता है वो देखोगे आप। उसके बाद उनको किस तरीके से अपने ऑफिस में ही किसी से प्यार हो जाता है, एंड हाउ दे लिव हैप्पीली आफ्टर, तो वो उसके बारे में देखोगे। क्योंकि साउथ कोरिया की सोसाइटी ऐसी है, बिजनेस पर्सपेक्टिव वाली सोसाइटी है। लेकिन सिमिलरली अगर आप यूरोप कंट्रीज के अंदर आ जाओगे तो यूरोपियंस में आप देखोगे किस तरीके से फैमिली प्रॉब्लम्स चल रही है, जिसमें यंग एज के अंदर एक पेरेंट्स जो यंग एज के अंदर बच्चे इंडिपेंडेंट होके काम करने लगते हैं, लाइक पार्ट टाइम जॉब, दे आर स्टडिंग आल्सो, दे बट दे आर वर्किंग इन द कॉफी शॉप, दे आर वर्किंग एज अ टाइपिस्ट, दे आर वर्किंग इन सम लाइक फूड सेक्टर, लाइक दिस। तो आपको वहां की सोसाइटी का रिफ्लेक्शन दिखाई देगा। जब हम इंडियन के मूवीज की बात करते हैं तो आपने देखा होगा कि अगर हम मुंबई की बात करते हैं फॉर दैट मैटर्स एग्जाम्पल, तो वहां पे हमें दिखाई देते हैं कि 3 गैंगस्टर्स हैं, वो आपस में लड़ रहे हैं, किस
किस तरीके से इंडियन पुलिस इन्वॉल्व होती है, महाराष्ट्र पुलिस इन्वॉल्व होती है, या फिर अगर हम अपनी मूवीज में देखते हैं कि आईपीएस आईएएस उनको काफी ज्यादा पावरफुल दिखाया जाता है, ब्यूरोक्रेसी को दिखाया जाता है कि क्या ब्यूरोक्रेसी करती है। बट आप ये ब्यूरोक्रेसी कभी भी चाइनीज मूवी में एंड साउथ कोरियन मूवीज में या जापानीज मूवी में नहीं देखोगे। वहां पे आप मिलिट्री कमांडर्स देखोगे, लाइक वॉरलॉर्ड्स जिनको बोला जाता है। ठीक है, एनीवे टॉपिक से थोड़ा सा भटक गए। ठीक है, तो चाइना को इस तरीके से हमने देखा 19, फिर चाइना को मिल गई थी आजादी बाद में। ठीक है, नाउ पैसिफिक की बात करें तो पैसिफिक जो था वो बहुत ज्यादा कॉलोनियल कंट्रोल में था उस टाइम पे। 1823 के अंदर आप देखो तो यूएसए ने एक मुनरो डॉक्ट्राइन साइन किया था और उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि वी आर आइसोलेटेड, आइसोलेशन में है। यूरोप, ये कोई भी कंट्री ने आज तक डिक्लेयर नहीं किया था, यूरोप की किसी भी कंट्री ने डिक्लेयर नहीं किया था। अगर हम देखते हैं कि नेपोलियन ने डिक्लेयर किया था फॉर कॉन्टिनेंटल पॉलिसी, लेकिन फिर भी उन्होंने खुद भी ट्रेड कर रहे थे, दूसरों को रिस्ट्रिक्ट करके खुद ट्रेड कर रहे थे। पर यहाँ पे यूएसए ने बोला कि देखो, ना तो हम इंटरफेयर करेंगे ना आप ही इंटरफेयर करोगे। तो आप देखो इसका एक एग्जांपल देखने को मिलता है, यूएसए ने किसी भी यूरोपियन अफेयर में इंटरवीन नहीं किया, जिसकी वजह से अमेरिका में जब सिविल वॉर हुआ था तब हमें कोई भी यूरोपियन पावर जो है वो इंटरफेरेंस करते हुए दिखाई नहीं देती है। और यूएसए ने इंटरनली अपने सिविल वॉर को सॉल्व किया था, इफ यू रिमेम्बर सो। अब ये देखो, यही टाइम था, यही टाइम पीरियड था, कोई भी यूरोपियन पावर ने इंटरफेयर नहीं किया, अमेरिका ने खुद से अपना सिविल वॉर जो है वो सॉल्व किया था। दूसरा पॉइंट है, मॉन्रो डॉक्ट्रिन में उन्होंने बोला हेजेमनी। उन्होंने डिक्लेयर किया था कि अमेरिकन जो है वो बैकयार्ड में रहेगा अगर किसी ने वो इंटरफेरेंस नहीं करेगा, लेकिन अगर उसके मामले में अगर किसी ने इंटरफेरेंस किया तो दैट विल बी कंसिडर्ड एज एन एक्ट ऑफ अग्रेशन। ठीक है, एंड देखो उसका रिजल्टेंट ये है कि जहाँ पे अमेरिका को वर्ल्ड वॉर वन और टू में अमेरिका खुद से इन्वॉल्व नहीं हुआ, वर्ल्ड वॉर टू में इन्वॉल्व हुआ क्योंकि जापान ने अटैक कर दिया था उनके आइलैंड पे। तो बस फिर यूएसए को एंट्री हो गई थी। यूएसए ने पहले ही बोल दिया था कि आई विल बी अलूफ फ्रॉम ऑल दीज एक्टिविटी, आप यूरोपियन पावर हो, आप आपस में लड़ो, क्योंकि आप लोगों ने ही एशिया और अफ्रीका में इस तरीके से अननेसेसरी कॉलोनीज बना रखी है। बट यूएसए ने क्लेम किया एक हवाई आइलैंड को, जो आज भी करता है। ठीक है, अब ये देखो, हवाई आइलैंड का मैप मैंने अटैच नहीं किया है। ठीक है, हाँ, देन यूएसए ने फिलीपींस को कैप्चर किया, जिसको तो 1960 के अंदर मतलब बोलते हैं ना आजादी मिली थी। प्यूर्टो रिको, गुआम, गुआम जो है वो स्पेन का था पहले यहाँ पे। अब ये देखो, ये बिल्कुल कोरिया के नजदीक, ये सॉरी कोरिया के नजदीक है। ठीक है, तो अभी भी जब भी कुछ अटैक होता है तो नॉर्थ कोरिया हमेशा धमकी देता है कि अगर आपने कुछ अटैक किया तो हम गुआम पे अटैक कर देंगे, क्योंकि ये हमारी टेरिटरी के नजदीक है, हम वहां तक नहीं आएंगे, हम यही अटैक कर देंगे। वो ये थ्रेटन जो है वो चलता रहता है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया एट प्रेजेंट भी नियो इंपीरियलिज्म जो है वो चल रहा है। देन फिलीपींस देखो, बिल्कुल ईस्ट के पास है, बट अमेरिका का डोमिनेशन जो है यहाँ तक है। 1960 में ये उसको फ्री किया था। तो ये छोटे छोटे आइलैंड जो है पैसिफिक ओशन के अंदर, यहाँ पे सब पे मोस्टली यूएसए का जो है वो कब्जा है, और आज भी है काफी आइलैंड। समोआ आइलैंड जो कि यूएसए और जर्मनी के बीच में डिवाइड था। फिजी आइलैंड जो कि ब्रिटेन ने कैप्चर किया था। न्यू गिनी, जिसमें ईस्टर्न हाफ वाइव कैप्चर्ड बाय ब्रिटेन एंड जर्मनी एंड वेस्टर्न वाज अंडर डच कंट्रोल। दिस इज अ समोआ आइलैंड पैसिफिक के अंदर। दिस इज अ हवाई आइलैंड जो आज भी यूएस के कब्जे में है, नाम भी आता है यूएस से। सो इस तरीके से जो है ये कोलोनाइजेशन जो है वो खत्म हुआ। सो हमने काफी हद तक जो है वो कवर कर लिया है, हमने काफी हद तक जो है वो कवर कर लिया है कि किस तरीके से कोलोनाइजेशन का जो प्रोसेस हुआ और क्या क्या फैक्टर्स जो थे वो इसको फर्क पड़ते हैं, जो कोलोनाइजेशन को अफेक्ट करते हैं। मैप के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप मैप का थोड़ा बहुत इस्तेमाल कर सकते हो, लाइक रफ डायग्राम अगर आप बनाओ तो वो आपको काफी ज्यादा बेनिफिट करेगा। ठीक है, आफ्टर दिस मैं डीकोलोनाइजेशन जो है वो आप लोग के साथ डिस्कस करूंगी। ठीक है, ये पार्ट वन था कोलोनाइजेशन का, डीकोलोनाइजेशन डिस्कस करूंगी इसके बाद, दैट विल बी पार्ट टू। ठीक है, और एक दो क्वेश्चंस भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी कि किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस को जो है वो हम सॉल्व कर सकते हैं।
ठीक है। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको कोई पॉइंट्स इसमें ऐड करना है या कोई बात आपको बतानी है। इनफैक्ट अगर आपने कोई सीरीज देखी हो तो उससे रिलेटेड बात भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर कर सकते हैं। दैट्स इट टुडे फ्रॉम फ्रॉम माय साइड। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।